तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद सब करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, मस्ती अच्छे से चल रही होगी, छुट्टियां तो शानदार और धांसू बीत रही होगी। ठीक है, चलिए तो हमारे चैप्टर का नाम है पोएट एंड पैनकेक। स्टार्ट कर रहे हैं। पैनकेक क्या चीज है, सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप। तो भाई अंगराग कहते हैं मेकअप को हिंदी में, मुझे भी पहली बार पता चला था। मेकअप की कंपनी का यानी कि ब्रांड का जो नेम है वो क्या है, पैनकेक है, जो कि मेकअप मटेरियल यानी कि मेकअप से संबंधित जो सामान है वो बेचा करती थी। कहां पर, जेमिनी स्टूडियोज के अंदर। और जेमिनी स्टूडियोज जो है वह खरीदा करता था ट्रक लोड्स, भारी भरकम मात्रा में, कहता है ना ट्रक भर भर के खरीदता था। ठीक है, ग्रेटा गैब्रो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। तो कुछ ऐसी अभिनेत्रियों का नाम बताया गया जिसने इसका निश्चित तौर पर इस्तेमाल किया होगा। मस्ट हैव का मतलब है निश्चित तौर पर, अनिवार्यतः इन्होंने इस्तेमाल किया होगा। किसका इस्तेमाल किया होगा, इन मेकअप्स का, मेकअप आइटम्स का। ये मेकअप मटेरियल जो है इनका इस्तेमाल किस किसने किया होगा, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, निश्चित तौर पे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। मिस गोहर जो है उन्होंने निश्चित तौर पर इस्तेमाल किया होगा। वैजंती वाला ने निश्चित तौर पर इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, उन्होंने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो कई अभिनेत्रियां ऐसी है जो मेकअप करती हैं, कई अभिनेत्रियां ऐसी है जो मेकअप नहीं करती है या बहुत लाइट मेकअप करती है। ठीक है, नहीं करने वाली तो शायद कम ही होंगी। The makeup department of the Gemini studio was in the upstairs of a building that was believed to have Robert Clive's stable. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. तो मेकअप डिपार्टमेंट यानी कि ये मेकअप का जो डिपार्टमेंट था ये कहां था, तो ये जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट की बात हो रही है। Was in the upstairs, upstairs बोलते हैं, देखो हम कहीं खड़े और कहेंगे ना ऊपर वाले माले पर, ऊपर वाली मंजिल पर, तो उसके लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, अपस्टेयर्स। है, जैसे मान लो कि आप घर पे बैठे हो नीचे, पापा ऊपर वाले जो फ्लोर है उसके कमरे में बैठे हैं, आपके अंकल आए, पूछा पापा कहाँ हैं, सर अपस्टेयर्स, फादर इज अपस्टेयर्स। यानी सीढ़ियों के ऊपर जाओगे तो वहां जो माला है, वहां जो तल है, वहां पर पिताजी हैं। वैसे ही पिताजी से पूछेगा तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो वो क्या कहेंगे, डाउनस्टेयर्स। डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ी उतरते ही जिस माले पर आप पहुंचोगे वो क्या कहलाएगा, डाउनस्टेयर्स कहलाएगा। तो यहां पर जो मेकअप डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो का वो कहां है, अपस्टेयर्स है ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अपस्टेयर्स है। दैट वाज बिलीव्ड, उस बिल्डिंग के माने में ऐसा माना जाता था, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल, कि रॉबर्ट क्लाइव जो एक पहले अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उनका अस्तबल है। अस्तबल मतलब जहां पर घोड़े इत्यादि बांधे जाते हैं, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है वहां पर। ठीक है, तो अ डजन, तो रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल यानी कि घुड़शाला बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, घुड़शाला, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं वो माना जाता था। अ डजन अदर बिल्डिंग, और एक दर्जन, एक दर्जन मतलब 12 लगभग दूसरी और भी बिल्डिंग्स थी उस शहर में, जिसके लिए कहा जाता था कि भैया वे क्या थे, रॉबर्ट क्लाइव का निवास स्थान था। बोलो क्या था, रेसिडेंस का मतलब क्या होता है, निवास स्थान। निवास स्थान मतलब जहां पर हम रहते हैं। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, उनका जो छोटा सा संक्षिप्त उनका जो जीवन रहा था, उन संक्षिप्त में वह दूसरी बिल्डिंगों में रहते थे। एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उनका वैसे तो छोटा सा जीवन था रॉबर्ट क्लाइव का, और उन रॉबर्ट क्लाइव का जो छोटा सा जीवन था उसमें भी और ज्यादा संक्षिप्त समय के लिए वे रहे थे। कहां रहे थे, कहां उन्होंने निवास किया था, मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को देख करके ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा आना जाना किया था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, किस चीज के अलावा, तो फाइटिंग, युद्ध करना। किसमें युद्ध करना, कुछ असंभव युद्धों में उन्होंने लड़ाई की। और कहां की, सुदूर दूरवर्ती कॉर्नर्स में ऑफ इंडिया, यानी भारत के अलग अलग और दूर दूर की जगह पे जाकर के वो लड़ाइयां करते थे। लड़ाइयां करने के बावजूद भी वो मद्रास आते जाते रहते थे। उसमें भी मद्रास में उनका जो निवास था, रहने का जो समय था, बहुत कम समय उन्होंने मद्रास में रहकर बिताया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, उसमें भी उनके पास एक अस्तबल भी था, 12 से ज्यादा उनके मकान थे शहर के अंदर। यह बात यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। मैरिंग अ मेडन, उन्होंने एक लड़की से शादी की इन सेंट मैरीज
चर्च, जो सेंट मैरी चर्च में उन्होंने की थी, जो कहां पर है, किले के अंदर है। फोर्ट का मतलब क्या होता है, किला। कौन सा किला, तो सेंट जॉर्ज। तो सेंट जॉर्ज किला जो है, सॉरी सेंट जॉर्ज किला जो है, उसमें एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरीज चर्च। वहां पर उन्होंने एक मेडन, एक लड़की से शादी की थी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून। मेकअप रूम जो है उसका एक लुक था। मेकअप रूम जो था जेमिनी स्टूडियो का, वो दिखने में कैसा लगता था, जैसे नॉर्मल अपने यहाँ नाई की दुकान होती है। नाई की दुकान में क्या होता है, बैठने के लिए कुर्सी होती है, वहां पर भी थी। बड़े बड़े सामने कांच होते हैं, शीशे होते हैं, वहां पर भी थे। उन शीशों के ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई होती है रोशनी के लिए, ताकि आप देखते हो ना कि लड़के बोलते बोले सर जब नाई के यहाँ जाते हैं तब बड़े सुंदर लगते हैं, और घर आकर के देखते हैं तो वही काले कल्लूटे से लगते हैं। वो रीजन ये है भैया, वहां पर लाइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो जहां पर घर पे कांच या शीशा लगाओ ना, उसके ऊपर एक बड़ी सी हेलोजन लाइट लगा लो, घर आके भी सुंदर ही लगोगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी समस्या का छोटा सा वो है क्या कह सकते हो आप, समाधान है। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल हेयर कटिंग सलून, बाल काटने की दुकान, नाई की दुकान जैसा उसका लुक था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स पर, सामने से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, नीचे से ऊपर की ओर, सब जगह पर वहां पर क्या लगी हुई थी, लाइटें लगी हुई थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर, और लगभग आधा दर्जन कितना होता है, लगभग 6 बड़े बड़े कांच लगे हुए थे, मिरर लगे हुए थे। ठीक है, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, और वे सारी बहुत ही इनकैंडेसेंट, यानी जिसको अपन हेलोजन बोलते हैं ना अपने बोलचाल की भाषा में, लाइटें कैसी लगी हुई थी, हेलोजन जैसी लाइट। हेलोजन में भी आजकल क्या है, व्हाइट वाली हेलोजन चलने लग गई। उसकी लाइट इतनी चुभती नहीं है, इतनी गर्मी पैदा नहीं करती है ना। पहले चलती थी बिल्कुल वो येलो कलर की लाइट मारने वाली, गाँव में तो अभी भी वही चलती है, येलो कलर की लाइट है। गांव में किसी का जागरण वगैरह होता है, जगराता होता है, जागरण कहते हैं हमारे यहाँ तो, राजस्थान में राती जगह भी बोलते हैं। तो रात में जागते हैं ना, तो ऐसे अरे यहाँ पर तो गाने वाले बैठेंगे, लगा दो 10-12 लाइटें, चमकने चाहिए। वो बेचारे रात को अपने तबला वबला बजाते रहते हैं, यूं करते रहते हैं, कितनी लाइटें लगा रखी है बे, मार डालोगे गर्मी में। तो वही चीज यहाँ पर इनके साथ भी होती थी। सो कैन यू इमेजिन द फियर फायरी मिजरी, तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कितनी आग की तरह, अग्नि जैसी स्थिति के अंदर, कैसी दयनीय स्थिति के अंदर बैठते थे कौन, दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, वो लोग जिन पर मेकअप किया जाना है। मेकअप करवाना सबको बहुत अच्छा लगता है, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। मेरे बहन की शादी थी, और मेरी पता नहीं क्या, मतलब घर वालों को सूजी बोले कि आज इसके मजे लेंगे, मेरी ड्यूटी लगा दी कि तेरे को ले जाना है, मेकअप कराना है और लाना है। मतलब दुल्हन जो थी उसका मेकअप करा के लाना था। भाई साहब मैं वहां बैठा बैठा ऐसा काया हो गया जोरदार, इतना परेशान हुआ, इतना परेशान हुआ। और मतलब मेरी परेशानी का जो मूड खराब करना था ना, वो मैंने मेरी बहन का खराब कर दिया। मतलब कजन थी, रियल सिस्टर तो नहीं है, कजन सिस्टर थी। तो जैसे ही वो निकल के बाहर आई, उस बेचारी का पहला सवाल ये था, मैं कैसी लग रही हूं। और मैं इतना 3-3.5-4 घंटे से बैठा बैठा ऐसा सताऊ आदमी हो गया था वहां बैठा बैठा। मैं निकलते बोला महा सूगली महा गंदी, फटाफट कार में बैठ, चलना है, बारात आ गई। तुरंत शादी कर, तुरंत जा यार, तू 3 दिन हो गए, थक गया, मैं सोया नहीं ढंग से, फटाफट निकल यहाँ से। उसको ऐसा मुंह सुझा के बैठी रही वो कार में। तू घर चल, मैं तेरे को देखती हूँ। मैं कहा तू देख लेना। मैं बाहर परेशान हो गया, मैं बैठा बैठा, क्या करे आदमी यार, बैठा रहे कोई फोन चला लेता है। कितनी देर फोन चलाएगा आदमी, फोन चला के भी इंसान परेशान ही होता है। तो भैया जो लोग सब्जेक्टेड टू मेकअप होते हैं ना, लड़कों को लगता बहुत है, कह रहे यार लड़कियों की लाइफ क्या है। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, अगर कोई कह देवे ना, लड़कों बॉयज को कह रहा हूं कि 2 घंटे तक तुम्हें बिना हिले डुले एक कुर्सी पे बैठे रहना, वो भी मुंह यूं करके, बस, और कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना, तो ऐसा लगता है मौत का इंतजार। भाई साहब नहीं बैठा जाता। नहीं बैठे रह सकते। ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टेड टू मेकअप का मतलब है, जिन लोगों का मेकअप किया जाना है, वे लोग कैसी आग जैसी गर्मी में उन हेलोजेंस के सामने बैठा करते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट, यानी सबसे पहले जो हेड था, जिसके द्वारा हेडेड किया जाता था,
यानी कि जो मुखिया थे किसके, मेकअप डिपार्टमेंट के, वो कौन उसका मुखिया का काम करता था, बाय अ बंगाली, एक बंगाली व्यक्ति के द्वारा उसका मुखिया का कार्य किया जाता था। हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग गया था एक स्टूडियो के, मतलब उसको लगता था कि यार ये जेमिनी एमिनी छोटे मोटे स्टूडियो, तुम्हारा भाई यहाँ मेकअप करेगा, ये छोटे मोटे जो अपन बड़े आदमी, अपन बड़े मेकअप मैन, अपन सॉरी मेकअप आर्टिस्ट, अपन बड़े मेकअप आर्टिस्ट है, अपन भारी आदमी है, अपन छोटे मोटे जगह। तो हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो, मतलब एक स्टूडियो में काम करने के लिहाज से वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे थे। एंड लेफ्ट, और वो वहां से मेकअप डिपार्टमेंट छोड़कर चले गए। ही वॉज सक्सीडेड, और उन्होंने उत्तराधिकारी किसको बनाया, यानी कि अपनी जगह जो सबसे मेन मेकअप आर्टिस्ट था वो चला गया, उसके जाने के बाद जो बंगाली व्यक्ति था उसके जाने के बाद हेड किसने किया, महाराष्ट्रियन ने। फिर एक मराठी व्यक्ति आया, महाराष्ट्रियन को हम क्या कह सकते हैं, मराठी व्यक्ति आया हिंदी में, हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कनाडिगा। तो फिर वो एक कनाडिगा किसको कहते हैं, कन्नड़ व्यक्ति को, तो उनके असिस्टेंट बने फिर एक कन्नड़ व्यक्ति, एक आंध्रा के व्यक्ति, और एक मद्रास के व्यक्ति, इंडियन क्रिश्चियन थे, एक एंग्लो बर्मीज थे, द यूजुअल लोकल तमिल, और बाकी उनका सहयोग करने के लिए कौन कौन थे, बाकी के आम तमिल जनता वहां पर थी। ठीक है क्या, ऑल दिस शोज, ये सारी चीजें दर्शाती है, दिखाती है दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि ये सारी जो बात बताई गई कि भाई वहां पर एक बंगाली व्यक्ति था जो अपनी जिम्मेदारी एक मराठी को देके चला गया, उस मराठी व्यक्ति के लिए असिस्टेंस के लिए, सहयोग करने के लिए कन्नड़ के लोग भी थे, आंध्र प्रदेश के भी थे, मद्रास के भी थे, क्रिश्चियन समुदाय के भी थे, एंग्लो बर्मीज समुदाय के भी थे, और सामान्य लोकल तमिल भी थे। उस डिपार्टमेंट को देख करके ऐसा लगता था जैसे कि पूरा भारत समग्र वहां पर इकट्ठा हो गया, पूरा भारत वहां पर इकट्ठा हो गया है। लॉन्ग बिफोर, इससे बहुत पहले की बात है। ARI किसको कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो को, है ना, यानी कि रेडियो शुरू हुआ, इसका नाम क्या है, ऑल इंडिया, बाद में पूछेंगे सब कमेंट करके सर ये AIR क्या था, तो मैं पहले ही लिख देता हूं। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के शुरू होने से भी पहले की बात है जब इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग प्रदर्शित करना शुरू किया था, प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि भारतीय एकता, या भारत में जो अलग अलग लोग रहते हैं उन अलग अलग लोगों की एकता के बारे में जब रेडियो पर बात होना शुरू नहीं हुई थी, जब टीवी पर बातें आना शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले भी जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में ये भारत के अलग अलग लोगों की एकता वहां पर देखने को मिलती थी। द गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, एक ऐसा दल जो राष्ट्रीय स्तर पर समग्र या एकत्रित लोगों का दल था। किन लोगों का, मेकअप मैन का, मेकअप मैन यानी मेकअप करने वाले लोगों का। could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster, जो किसी भी डिसेंट, एक अच्छा दिखने वाला, एक सुंदर दिखने वाला, एक बढ़िया दिखने वाला व्यक्ति जो है उसे कैसा बना सकते थे, भद्दा बना सकते थे, गहरा लाल रंग का बना सकते थे, यूड जो रंगे हुए थे, प्रेत या दैत्य की तरह दिखने वाला आदमी। एक बार 1980 के पहले की जो मूवीज है उनका मेकअप जाकर के देखना, ठीक है, 1980 के पहले की जो मूवीज हैं, 70 के पहले की जो मूवीज हैं, उनका मेकअप देखना, और उनका मेकअप देख करके आपके मन से एक ही बात निकलेगी, भाई तू बिना मेकअप करे आ जाता, ज्यादा बेहतर रहता। आदमियों के, औरतों के जो मेकअप है ना, उसमें आप देखोगे ना तो ऐसे बिल्कुल जैसे राख जैसा है ना, राख जैसा कलर आपको उनके चेहरे पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपके मन से ही निकल जाएगा, भाई तू रहने ही देता ना, क्या ही जरूरत थी, है तू वैसे ही सुंदर लग रहा था, तू वैसे ही बढ़िया लग रहा था, काहे को तू नहीं है, पूरी प्रताड़ना सही है। विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, और ये मॉन्स्टर या दैत्य ऐसा कैसा दिखने में बनाते थे, तो सहायता से, किस चीज की सहायता से, ट्रक भर भर के जो पैनकेक कंपनी का मेकअप मटेरियल आता था उससे, एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशन, और बहुत बड़ी तादाद में जो लोकल मतलब स्थानीय तौर पर जो पोशंस, क्रीम या जादू से भरा तरल पदार्थ, क्रीम क्या है, जादू से भरा तरल पदार्थ ही तो है, और लोशंस इत्यादि बनाए जाते थे, ठीक है। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। इंडोर का मतलब क्या होता है,
नॉर्मली जो पहले के स्टूडियोज थे वो बहुत बड़े बड़े बनते थे और पर्दे वगैरह लगा करके और सेट बना करके, है ना, मूवी सेट्स बना करके अंदर ही शूटिंग की जाती थी, ठीक है। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, यानी कि उस पूरे कैंपस से बाहर केवल और केवल कितनी परसेंट फिल्म शूट की जाती थी? तो केवल 5% फिल्म को बाहर शूट करते थे, 95% तो इंडोर शूटिंग ही होती थी, ठीक है। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to made to look ugly in order to look presentable in the movie। और मुझे ऐसा लगता है, I suppose यहां पर अशोका मित्रन जी कह रहे हैं, देखो मैं जो भी बात कह रहा हूं अशोका मित्रन जी के प्रोस्पेक्टिव से कह रहा हूं, मेरी किसी बात को मेरी पर्सनल बात मत मानना कि सर आप तो लड़कों के लिए ऐसे बोलते हो, सर आप तो लड़कियों के लिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलता। अशोका मित्रन जी जो बोल रहे हैं, आई एम जस्ट अ पोस्टमैन, सामने वाले ने चिट्ठी भेजी है, मेरा काम आप तक पहुंचाना है। अब आप मान लो पुराने जमाने के व्यक्ति हो, आपने कह दिया कि सर लिखना पढ़ना नहीं आता, जरा खोल के चिट्ठी पढ़ के सुना दो, तो मैं बस चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूं और कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स के जो मूवीज शूट करने के लिए जो सेट बनाए जाते हैं और जो स्टूडियो लाइट्स बनाई जाती है, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये सेट बनाने के लिए स्टूडियो लाइट्स को ठीक तरीके से लगाने के लिए लड़कियों की और लड़कों की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? टू मेड टू लुक अगली, कि भैया अगली यानी कि बदसूरत दिखाया जा सके, किसको? लोगों को, ताकि उन्हें प्रेजेंटेबल यानी दर्शनीय बताया जा सके मूवी के हिसाब से, यानी मूवी में दिखाने के लायक उन्हें बदसूरत बनाना जरूरी है ना भाई। जब तक बदसूरत नहीं बनेंगे तब तक कैसे कैसे काम होगा, है कैसन काम होगा बाबू। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की, ये बहुत ही शानदार बात है, इस पर क्वेश्चन बन नहीं, मैं क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा चैप्टर पढ़ाते टाइम, तुम अभी तनाव में आ जाओगे। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। एक strict hierarchy, hierarchy किसको कहा जाता है? तो पदानुक्रम को कहा जाता है। पदानुक्रम का मतलब क्या होता है? पदानुक्रम का क्या तात्पर्य है कि भैया सबसे पहले हेड मेकअप आर्टिस्ट, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट, फिर उसका असिस्टेंट, और हर असिस्टेंट अपने ऊपर वाले को बॉस मानता है, बॉस जैसा आप कहें, यह कहलाता है पदानुक्रम या हायरार्की कहलाती है। तो ये पदानुक्रम और हायरार्की कैसे काम करेगी? सबसे टॉप मोस्ट आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, वो हीरो और हीरोइन का मेकअप करेगा। सेकंड असिस्टेंट वो विलन का करेगा, बाकी लोगों का करेगा। थर्ड नंबर फिर वो उससे कम इंपॉर्टेंट रोल वालों का, फिर फोर्थ नंबर फिर वो उससे कम इंपॉर्टेंट रोल, फिर फिफ्थ नंबर फिर वो उससे कम इंपॉर्टेंट रोल। तो जो रोल की इंपॉर्टेंस है मूवी में उस हिसाब से मेकअप मैन आपका मेकअप करेगा। फिर आता है लास्ट वाला ऑफिस बॉय, वो सारी भीड़ को बुला करके बड़ी सी बाल्टी लेकर के उसके अंदर सारे लोशन पोशन डाल के ऐसे हाथ से यूं मिक्स करके यूं लेके हाथ से इधर मुंह पे चपोड़ा चल, सेकंड फिर निकाला चपोड़ा चल, फिर थर्ड निकाला मुंह पे लगाया, चलो 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 सब सुंदर हो गया, बढ़िया लग रहा है, चलो चलो फिल्म बनाते। तो ये इस तरीके से मेंटेन किया जाता था, पदानुक्रम का पालन किया जाता था इन द मेकअप डिपार्टमेंट, जो सौंदर्य विभाग था उसमें। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली। सबसे प्रमुख जो मेकअप मैन हुआ करता था, मेकअप आर्टिस्ट हुआ करता था, वो क्या करता था? सबसे प्रमुख अभिनेता और अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था। इसका मतलब बदसूरत ही होता है अगली, ठीक है। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसके बाद वाला जो उसका सबसे बड़ा वाला असिस्टेंट होता था, सेकंड हीरो और हीरोइन को बदसूरत बनाता। जूनियर असिस्टेंट जो होता वो मुख्य कॉमेडियन, कॉमेडियन मतलब जो मजाकिया होता था, है ना, फिल्म में आते थे ना जॉनी लीवर, कादर खान साहब, जॉनी लीवर साहब, या कई मूवी में शशि कपूर साहब भी जो है कॉमेडियन के रूल में आए, जो हंसाने का काम करे, एंड सो फोर्थ। और इसी तरीके से द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और वे अभिनेता जो भूमिका निभाते थे भीड़ की, वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थे। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब यहां पर वो हाईलाइट करके बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो इतना बड़ा स्टूडियो था कि भैया वो भी उस स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में भी एक ऑफिस बॉय था। ये उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात हो गई कि उस समय तो कहां होता था ना, उस तरीके से। नेक्स्ट है ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, और जब भी ऐसे दिन होते थे जब क्राउड शूटिंग यानी भीड़ भाड़ के साथ शूटिंग की जानी होती थी, उस दिन उस ऑफिस बॉय के पास बहुत काम होता था।
यू कुड सी हिम, तो आप उस ऑफिस बॉय को देख सकते थे मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल। अब देखो जायंट का मतलब विशाल या बड़ा, वेसल का मतलब बर्तन। तो मैंने जो बताया ना कि बाल्टी ली, डाले लोशन पोशन, यूं 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 करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े से वेसल के अंदर, बड़े से बर्तन के अंदर वो क्या करता है, आप उसे मिक्स करते हुए, जो पेंट है उसे मिक्स करते हुए देख सकते हो। एंड स्लैपिंग, स्लैपिंग यानी पोतते हुए चेहरे पर, इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, तो जो भीड़ के प्लेयर्स है उनके चेहरे पर पोतते हुए आपको नजर आएंगे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। तो आइडिया यानी कि मेन विचार क्या है यहां पर, मेन विचार ये है कि भैया क्लोज करना है, बंद करना है। क्या करना है, हर पोर, पोर मतलब हमारे गाल पर छोटे छोटे छेद होते हैं, रोम छिद्र जिनको कहा जाता है ना, तो रोम छिद्र को बंद करना है जो चेहरे की सतह पर है, ठीक है। ताकि इसीलिए द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, और यही मेन कारण है कि उनके चेहरे पर पुताई की जाती थी। विश्वास नहीं मान रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं हर बार ही मजाक कर रहा हूं, रुको। स्लैपिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो चाटा मारना होता है, लेकिन ऐसे अपन कोई चीज हाथ में यूं लग के और यूं चिपका देते हैं ना किसी चीज के, तो उसको भी स्लैपिंग कहा जाता है। He wasn't exactly a boy, और जिस ऑफिस बॉय की हम लोग बात कर रहे हैं वो एक बॉय था भी नहीं। कितने वर्ष का आदमी था वह, एक 40 वर्ष का आदमी था। He was in early 40s, वह 40 के आसपास का व्यक्ति था। Having entered the studios years ago, और उसने स्टूडियोज में प्रवेश किया था कई साल पहले। इन द होप, इस आशा में, ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर, कि उसे लगा एक बहुत ही स्टार एक्टर वो बनेगा। इस उम्मीद में बहुत साल पहले वो आया था, ठीक है। हर व्यक्ति जो अभिनेता बनने के उम्मीद से बॉम्बे जाते हैं, आप उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनिए। हर आदमी की स्ट्रगल स्टोरी है। मैं बॉम्बे आया था, मुझे लगा था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, मैं बहुत एक्टिंग के दम पे कुछ करना चाहता था, फिर मैंने एक्टिंग स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया है, नेशनल एक्टिंग स्कूल जो है वो ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में फिर मैंने बहुत जगह ड्रामे परफॉर्म किए, 10-15 साल तो ऐसे ही निकल गए, फिर जाके किसी फिल्म में रोल मिला। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको आज तक भी फिल्मों में रोल मिल ही नहीं पाया। तो ये जो ऑफिस बॉय है ये भी कई साल पहले आया था स्टूडियोज के अंदर इस आशा के साथ कि वह एक स्टार एक्टर बनेगा और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर बहुत अच्छा पटकथा लेखक बनेगा, या फिर डायरेक्टर बनेगा, या फिर लिरिक्स राइटर, गीत लेखन का काम, लेखक बनेगा और गीत लिखने का काम करेगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, और वो थोड़ा बहुत कवि भी था। इन दोज डेज, उन दिनों में, आय कौन है, नाम बताओ। ये आय किसके लिए आया, नाम बताओ। अशोका मित्रन जी के लिए आया, बिल्कुल। आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, क्यूबिकल होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा, आप ये मान लो कि 5x5 या 10x10 का एक बिल्कुल छोटा सा कमरा है। क्यूबिकल में मैं काम करता था उन दिनों में, ठीक है। सॉरी, क्यूबिकल में, होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, जिसके चारों तरफ फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी। फ्रेंच विंडोज क्या होता है, लकड़ी की विंडोज होती है, लकड़ी की विंडोज के बीच में कांच के पैनल्स लगे हुए होते हैं, फ्रेंच विंडोज कहा जाता है। यानी कांच से ही वो लगभग लगभग पूरा कमरा बना हुआ था। ओके, ऐसे फ्रेंच विंडोज वाले कमरे में मैं पढ़ाता था। आई डिड नॉट नो दैट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, मुझे नहीं पता था उस समय के उस तरह की विंडोज को फ्रेंच विंडो कहते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। डे इन एंड डे आउट एक फ्रेज है बेटा, याद रखना ना। डे इन डे आउट का मतलब है दिन भर रात भर बैठा बैठा मैं क्या करता था, लोग मुझे देखते थे कि मैं अपनी डेस्क पर बैठा हूं और कागज, न्यूज़पेपर के जो कागज हैं वो फाड़ रहा हूं। मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, ज्यादातर लोग ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता हूं। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, बस भगवान की ये दया है कि बाकी लोग ही ये सोचते थे, हैं, बाकी लोग ही ये सोचते थे कि मैं कुछ नहीं करता। भगवान की दया है कि बॉस ऐसा नहीं सोचता था कि कुछ नहीं करता, नहीं तो नौकरी से निकाल देगा बॉस। तो भाई बॉस ऐसा नहीं सोचते थे, उसके अलावा ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसा ही सोचते थे, ठीक है, सही है कि नहीं है। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि मुझे कोई ना कोई कार्य दिया जाना चाहिए, वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, बार्ज इनटू मतलब अनधिकृत प्रवेश करना, ऐसे कहता ना कि बस वो मुंडी ऊपर करके सीधा यूं मेरे कमरे में आ गया, उसको बार्ज इनटू बोलते हैं।
विदाउट थॉटफुलनेस, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई आज्ञा लिए बस घुस आता था जबरदस्ती। बार्ज इन का मतलब होता है घुस जाना किसी जगह पर। तो वह बार्ज करता, बार्ज इनटू का मतलब है प्रवेश करता मेरे क्यूबिकल में, एंड डिलीवर एंड एक्सटेंडेड लेक्चर, और मुझे वह क्या करता, वह आकर के मुझे लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर देता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। तो ये यहां पर जो बार्ज इंटू के लिए कहा गया ना, ये किसके लिए कहा जा रहा था, ये ऑफिस बॉय के लिए बात कर रहा है कि ऑफिस बॉय कभी भी आ जाता और कभी भी आकर के क्या करता, मुझे कहते ना एनलाइटन करना शुरू कर देता, मुझे ज्ञान देना शुरू कर देता कि भाई जो बॉय था मेकअप डिपार्टमेंट का, जब भी वो तय करता कि आई शुड बी एनलाइटन, मुझे यानी अशोकामित्रन को ज्ञान दिया जाना चाहिए कि कैसे साहित्य की इतनी बड़ी प्रतिभा, कौन साहित्य की बड़ी प्रतिभा, ये खुद ऑफिस बॉय अपने लिए कहता कि देखो कैसे लोग हैं यहाँ के, मेरे जैसा इतना बड़ा साहित्यकार, इतना बड़ा पटकथा लेखक, इतना बड़ा गीत लेखक जो है, ऐसे टैलेंट को, ऐसी कुशलता को ये लोग वेस्ट होने दे रहे हैं अपने यहाँ पे, है मुझे काम नहीं देते कहानी लिखने का, मैं जो गीत लिखता हूं उसे अपनी फिल्मों में नहीं जोड़ते। तो हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट, और कहां मुझे बर्बाद कर रहे हैं, कहां पर मुझे वेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो केवल और केवल कैसे लोगों के लिए अच्छा है, या तो नाई लोगों के लिए अच्छा है, जो हेयर ड्रेसर होते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नाई कहा जाता है। ठीक है, तो या तो नाइयों के लिए फिट है या फिर परवर्ट्स के लिए, परवर्ट्स मतलब धूर्त लोग, बुरे लोग, परवर्ट एक तरह की गाली मान लो आप लोग, ठीक है, परवर्ट क्या है, एक तरह की गाली है यहां पर, कि परवर्ट यानी कि बुरे किस्म के, बुरे विचारों वाले जो लोग हैं। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। अब क्या हुआ कि भाई जब भी ये ऑफिस बॉय फ्री होता, ये आ जाता मेरे पास और आकर के मेरे कान चबाने लग जाता, देखो मैंने ये लिखा है, देखो मैंने ये करा है, देखो वहां कितने बुरे लोग हैं, देखो कितने दुष्ट लोग हैं, देखो कितने बेकार लोग हैं, वो मजा ही नहीं आता, जब देखो रोना धोना उसका लगा रहता। तो जल्दी ही अशोकामित्रन की क्या स्थिति आ गई, वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान जल्द से जल्द क्राउड शूटिंग का दिन आ जाए और ये ऑफिस बॉय जाए और लोगों के चेहरे पर मेकअप पोते, कम से कम मुझे बख्श दो, मुझे बचा लो कोई इससे। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, पूरे टाइम में भगवान से यही प्रार्थना करता रहता। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे बचा सकती थी इस ऑफिस बॉय के महाकाव्यों से। ये बैठा बैठा महाकाव्य सुनाता रहता मुझे। इन ऑल इंस्टेंसेस, इन सभी उदाहरणों में, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो कि फ्रस्ट्रेशन के, कुंठा के, चिड़चिड़ापन के थे, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कन्वर्टली। आप हमेशा ये देख सकते हैं कि जो गुस्सा है, उस गुस्से के निशाने पर हमेशा कौन आता था, एकमात्र व्यक्ति आता था, खुल करके या फिर गुप्त रूप से आता था। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड, और ये जो आदमी था, या जिसको हम ऑफिस बॉय बोल रहे हैं, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट का था, ये कन्विंस्ड हो चुका था, ये बात मान चुका था, दैट ऑल हिज वोज, इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू। अब यहां पर हमारा सेकंड नंबर का पात्र आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर, कोथामंगलम सुब्बू। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये मानना था कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ऑफिस बॉय का क्या मानना था, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, बॉस मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, बॉस मेरी बात नहीं सुनते, बॉस मुझे मौका तक नहीं देते कि भैया मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा सकूं। उसका दोषी एकमात्र इंसान है, एकमात्र इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है, और वो एकमात्र इंसान कौन है जिसकी वजह से सारी समस्या, सारी परेशानी हो रही है, उसका नाम है कोथामंगलम सुब्बू। चलिए, तो अगला सेकंड कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, कोथामंगलम सुब्बू की। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। तो सुब्बू जो है वो दूसरे नंबर पर था जेमिनी स्टूडियोज में। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर encouraging opening in the films than our grown up makeup boy had। और सुबु जो है उसकी इतनी अच्छी, इतनी
इंकरेजिंग, इतनी उत्साहवर्धन करने वाली ओपनिंग भी नहीं हो सकती फिल्म में जितनी की उस ग्रोन अप मेकअप बॉय के मन में थी। मतलब जब भी वो बात करता था कोतामंगलम सुब्बू के बारे में तो ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बात करता था जैसे कि फिल्म के स्टार्ट होने पर हीरो की एंट्री भी ऐसी नहीं दिखाई जाती जैसी कि यहां पर दिखाई जाती है। बोलो हाँ कि ना। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। अभी तक अगर लेक्चर को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करो, ठीक है। और अगर तुम्हें सच में लगा कि आज का जो बोरिंग चैप्टर है उसे मैं इंटरेस्टिंग बनाने में सफल हो पाया हूं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लेक्चर को पहुंचाइए, क्योंकि हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके 12th क्लास में पढ़ने वाले रिलेटिव, आपके कजन्स जो हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स जो हैं, वो इससे बेनिफिटेड हो, यही हमारा उद्देश्य है। तो ठीक है, कल मिलते हैं शाम को सेम टाइम, शाम को मिलेंगे। किसी को नींद नहीं आ रही होगी, बिल्कुल ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे। तो आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें।